क्वेश्चन नंबर 103। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो अपन ने देखा 20(2) के अंदर तो ये है और 20(3) के अंदर ये है, ठीक है ना। दोहरा दंड मतलब डबल जीओपार्डी, एक दंड के लिए एक सजा के लिए एक गलती के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती, दोहरा दंड। स्व अभिशासन सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन है ना, स्व अभिशासन के विरुद्ध संरक्षण 20(3 की आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोर्ट में मजबूर नहीं किया जा सकता है। थ्योरी में बताया था ये पुलिस थाने में जो टॉर्चर होता था, 3rd डिग्री टॉर्चर, उसको रोकने के लिए ये प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 105। अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है ना। विधि की सम्यक प्रक्रिया, सम्यक का मतलब होता है ड्यू राइट, है ना। इसको अपन बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित जो है वो तो पहले से ही था, स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसको अपन बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये तो क्या कहता है कि विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो और विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या कहती है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ये कहती है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून जो है वो क्या होने चाहिए, वो तार्किक और न्यायपूर्ण वो होने चाहिए। तो इससे जो है ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इससे न्यायपालिका की शक्ति के अंदर वृद्धि हुई है। और जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में किसकी शक्ति में वृद्धि होती है, उससे संसद की शक्ति, ठीक है। तो ये सब अपन ने वो मैंने टेबल बना रखी थ्योरी के अंदर। और ये किस वाद से रिलेटेड था ये बताओगे आप, मेनका गांधीवाद के अंदर इसकी स्थापना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की स्थापना की गई थी। और ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया ये एक कॉन्सेप्ट है, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। सम्यक का मतलब होता है राइट, जैसे जैन धर्म में 8 तीर्थंकर, सम्यक क्रम, सम्यक समाधि, सम्यक आजीवक, है ना। तो सम्यक का मतलब होता है राइट, जो जस्टिफिएबल है, जो तार्किक है वो, है ना। और ड्यू प्रोसेस, ड्यू को जैसे अपन क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि मेरे को मेरा ड्यू मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। ड्यू का मतलब होता है जिसका मैं हकदार हूं वो मेरे को मिलना चाहिए, ये होता है ड्यू, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 21 के तहत है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन की मतलब जीवन जीने का अधिकार वह दैहिक स्वतंत्रता, उसमें है। थ्योरी में समझा रखा है, उसमें और देख लो आराम से। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 106। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अनुच्छेद 22 में प्रदत्त है। तो उसमें सारे प्रोविजंस हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के भी क्या क्या अधिकार होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 20 तो अभियुक्तों से संबंध है, ठीक है, जिसने गलती कर दी उसको क्या क्या है। और 106 में जो व्यक्ति बंदी बना लिया गया गलती करने के बाद, उसके क्या क्या अधिकार है, वो अनुच्छेद 22 में वर्णित है ना। 20, 21, 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार दूसरे में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 107। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत, प्रत्यक्ष बंदीकरण ये क्या है, ये अपना वो जो था ना निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो कॉफी पोसा, पोटा, टाडा अपने देखे थे वो। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंशन डिटेंशन अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए, है ना, संदेह के आधार पर अरेस्ट होता है, इसमें बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 माह। जैसे अपन जैसे देखते हैं साधारणतः 24 घंटे तक हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और निवारक निरोध के तहत है तो 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के तहत यदि ये निवारक निरोध जो है ना 3 माह से अधिक के लिए है तो यह मामला सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड को निर्दिष्ट या निर्देशित किया जाना चाहिए। उसके बाद जो सलाहकार बोर्ड बोलता है ना वही होता है 3 महीने के बाद में। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं, वो तो हेबियस कॉर्पस हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष बंदीकरण है। प्रत्यक्ष बंदीकरण का मतलब निवारक निरोध के तहत जो अरेस्ट है, ठीक है, ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 108। अब ये आ गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बार बार ऊपर ये मिस रिप्रेजेंटेशन इसलिए हो रहा था, ये वर्ड दिख रहा था मेरे को एक साथ 107-8। तो 107 में तो प्रत्यक्ष बंदीकरण है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात है, और 108 में बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात है, हैबीज कॉर्पस की बात है, हैबीज कॉर्पस, वो जो अपना रिट है वो।
बंदी प्रोटेक्शन रेट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है, क्योंकि इसमें क्या बोला है कि 24 घंटे के अंदर अपन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है बंदी को, लेकिन 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय, रास्ते में जो समय लगता है वो, और कोई भी अगर गजटेड हॉलीडे आता है, राजपत्रित अवकाश, तो उसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित मतलब एनफोर्स कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 5 प्रकार के क्या क्लू था? HMPCQ, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोर, क्यूरेंटो। हैबिस कॉर्पस बंदी प्रोटेक्शन, मैंडेमस परमादेश, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्टियोररी उत्प्रेषण, और क्यूबरेंटो अधिकार प्रचार। बंदी प्रोटेक्शन 24 घंटे में हमारे सामने लाओ। परमादेश किसी भी जो सार्वजनिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा उसको कुछ करने के लिए कोर्ट बोलता है ना। सार्वजनिक पद सब आ गए, जुडिशरी वाला पद हो गया, कोई सरकारी कर्मचारी वो आ गया, ट्राइब्यूनल है, सब आ गए। प्रतिषेध अपने अधीनस्थ कोर्टों, प्रोविजन है ना, अपने अधीनस्थ कोर्टों को, उच्च कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्टों को बोलता है कि इस केस को मत सुनो क्योंकि तुम्हारे जुरिडिक्शन में, अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उत्प्रेषण सर्टियोररी, उच्च कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट को फैसला देता है कि जिस केस पे तुमने निर्णय दे दिया है उस केस को हमारे पास भेजो, हम उस निर्णय को पुनः जांचेंगे और उसको संभव हुआ तो वापस पलटेंगे। क्यू वारंटो अधिकार प्रच्छा। ठीक है। किसी सरकारी पद पर, सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से कोर्ट पूछता है कि तुम ये जो काम कर रहे हो ये किस हैसियत से कर रहे हो। ठीक है। तो नटसेल में मैंने बताया, बाकी थ्योरी में आप और देख लो। क्वेश्चन नंबर 109, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है ना, बॉन्डेड लेबर। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया। ठीक है ना। बॉन्डेड लेबर है ये, जिसको अपन बेगार या विष्टि बोलते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, तो चलो वैसे बताओ, ये बंधुआ मजदूर उन्मूलन की जो बात है ना, वो किस मौलिक अधिकार में, मुझे आप बताओ, है ना। किस मौलिक अधिकार, मैंने अनुच्छेद नहीं पूछा है शक्तिमान, पहले क्वेश्चन सुन लिया करो। किस मौलिक अधिकार में? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। ठीक है। फिर मौलिक अधिकार बोलने के बाद जैसे तीसरे में है या चौथे में है, जो भी है मुझे ध्यान नहीं है, आप बताना कि मौलिक अधिकार जैसे इसमें है और इस मौलिक अधिकार के तहत इस अनुच्छेद के अंदर ये बात है, यूं। तो मौलिक अधिकार का नंबर पूछने में चीज अलग होती है, अनुच्छेद पूछने में चीज अलग होती है, दोनों आंसर अलग अलग है। ओके, बताओ, चलो करो कमेंट देंगे, बताओ। कुछ ही लोग वीडियो ढंग से देखते हैं पूरा, तो कमेंट से या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, उसे पता लग ही जाता है। खैर कोई नहीं जी, भविष्य है आपका, है ना। हाँ। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है? जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम निम्न द्वारा निषिद्ध मतलब बैन है भारत के संविधान द्वारा, अनुच्छेद नंबर 24 में। 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, 96 में। यूएन का चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र, यूएन अपना संयुक्त राष्ट्र संघ, चार्टर का मतलब होता है उसका एक घोषणा पत्र। फिर अनुच्छेद 24 अपने भारतीय संविधान के द्वारा। एमसी मेहताबाद है, तमिलनाडु राज्य में, विरुद्ध उच्चतम न्यायालय अपने सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया गया है। ठीक है। ये चाइल्ड लेबर एक्ट भी है अपना, फिर जैसे ये 2016 में अमेंड भी हुआ है, बाद में 2016 में अमेंड हुआ। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, ये एक राजनीतिक चिंतक हुआ अर्नेस्ट बार्कर। अधिकार बिना कर्तव्य भी उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो ये जो क्वेश्चन है, देखो ये बोलता है अधिकार मौलिक अधिकार और कर्तव्य जो है ना ये मौलिक कर्तव्य है। तो इसका इस कथन का मतलब ये है कि अधिकार और कर्तव्य ना दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और फिर आगे जैसे बोलता है मनुष्य बिना परछाई के, तो देखो कभी ऐसा हो सकता है कि मनुष्य की परछाई हो ही नहीं, संभव ही नहीं है। ठीक है, उजाले में। ठीक है, तो ऐसा अधिकारों का जो अस्तित्व है वो कर्तव्य की दुनिया के अंदर ही संभव है। बिना मौलिक कर्तव्यों के मौलिक अधिकारों की बात करना निरर्थक है। समझ गए? तो ये इन दोनों के बीच में डिपेंडेंस बताता है कि मौलिक अधिकार कब जिंदा रह सकते हैं, जब मौलिक कर्तव्यों का प्रत्येक व्यक्ति पालन करे। ये कुछ कुछ कैसा है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस में आता है ये स्टेटमेंट। यदि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों में आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा जरूरी है, या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, बताओ। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बता एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो अपन रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, चौराया, अपन इधर रेड लाइट पे गाड़ी नंबर ए इधर खड़ी हुई है और गाड़ी नंबर बी इधर खड़ी हुई है, रेड लाइट है। अब गाड़ी नंबर ए की जैसे रेड लाइट हो गई, मतलब ग्रीन लाइट होगी, तो ए निकलेगा, चौराहा पार करेगा। तो ए तभी तो निकल सकता है जब बी पहले चुपचाप खड़ा रहे।
अगर इधर से बी निकलने की कोशिश करेगा और इधर से ए निकलने की कोशिश कर रहा है, तो बीच में यहाँ क्या हो गया, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, है कि नहीं? तो ये ए का जो मौलिक अधिकार है ना, निर्बाध रूप से चौराहा पार करने का, ये इसकी पूर्ति कब होगी, जब ये बी चुपचाप खड़ा रहे अपने रेड लाइट, समझ गए? तो बी का चुपचाप खड़ा रहना तो क्या है, ये इसका मौलिक कर्तव्य है। और ए जो पार कर रहा है इसका क्या है, ये मौलिक अधिकार है। तो ए का अधिकार की पूर्ति जब ही होगी जब बी अपने कर्तव्य की पूर्ति करेगा। कहने मतलब ए के निकलने के अधिकार की पूर्ति तभी होगी जब बी अपने मौलिक कर्तव्य यानी रुके रहने का पालन करेगा। तो समझ गए प्यारे, अधिकार बिना कर्तव्य भी उसी प्रकार है जैसे, है ना, ये यूं है, देखो अधिकार बिना कर्तव्य है, ये कॉमा यहाँ लगेगा, अधिकार बिना कर्तव्य भी उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ऐसे अपन को समझना है इसमें। ओके ओके ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। देखो अब आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ तक तो ये अपने जीसी के जैसे जो है ना क्वेश्चन ये पूरे हो गए, घटना चक्र के मेन है ना, सारे फिर रिपीटेशन क्वेश्चन है ये हटाए हुए हैं। ठीक है, ये तो ये होगा। अब देखो जो आगे आ रहा है ना अरिहंत के ऑप्शनल के राज्य व्यवस्था की क्वेश्चन है, राजस्थान मौलिक मौलिक अधिकार। ऑप्शनल से क्या मतलब है, जो 2000 तक आईएएस प्रीलिम्स में, है ना, यूपीएससी में आईएएस प्री के अंदर ऑप्शनल चला करता था, उसके ये मौलिक अधिकार की क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं नहीं मिलेंगे आपको ये, समझ रहे हो? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, काफी गहरे हैं, काफी गहराई है इनके अंदर, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी पकड़ बनाने में मदद करेंगे ये टॉपिक के ऊपर। तो समझना है और चबा चबा के पढ़ना है, बिल्कुल समझे? आओ देख, तो ऑप्शनल के क्वेश्चन अब अपन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, अभी जैसे 1994 85 लिखा हुआ है ना, तो मतलब ये 1994 का 85वां नंबर सवाल है। ठीक है, तो ये तो ईयर वाइज चलती रहेगी नंबरिंग, और ये एक यूनिक नंबरिंग है, 1 टू लास्ट 90 नंबर पेज तक है। अभी अपन जैसे पेज नंबर 6 पे है ना, तो ये पेज नंबर 9 तक ये चलेगा। ओके ओके। हाँ। विवाद जो मूल अधिकारों से संबंधित है, तो ये गोलकनाथ वाद अपन ने देखा था, ठीक है ना, बनाम पंजाब राज्य 1967 का वाद है। तो इसमें अपन ने गोलकनाथ में क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको एक माइक्रो डाला था, उसमें यूं था, मतलब माइक्रो की फोटो डाली थी ग्रुप में व्हाट्सएप पे, तो सज्जन सिंह में यस लिखा हुआ है, इस केस में बोला कर सकती है। फिर गोलकनाथ में अपन ने बोला क्रॉस लगा हुआ है, नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर 24 संशोधन, फिर लास्ट में फाइनली लिखा हुआ अपने केशवानंद भारती, है ना, केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती, उसमें यस भी लगा हुआ है, नो भी लगा हुआ है, कर सकती है, लेकिन कोई ऐसा ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे मूल ढांचे की भावना कमजोर होती है। भावना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल ढांचे की भावना कमजोर होती है। ठीक है ना, ऐसा। ओके, तो विवाद गोलकनाथ, ठीक है ना, ये मूल अधिकार से जुड़ा। और ये गोलकनाथ कौन था, जैसे मैं आपको बताऊं, ये हेनरी गोलकनाथ था, हेनरी गोलकनाथ, है ना, हेनरी गोलकनाथ। तो आप यूं मत समझो कि ये बहुत ही समाजसेवी व्यक्ति था गोलकनाथ, राजा राममोहन राय विवेकानंद की तरह, ऐसा नहीं था। हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ दो ब्रदर थे पंजाब में। तो ये जमींदार थे, 500 एकड़ भूमि थी, जमींदार, ठीक है, लैंडलॉर्ड थे, हेनरी गोलकनाथ। तो आप यूं मत समझो कि कोई जैसे प्रकाश गोलकनाथ, दीपक गोलकनाथ, तो प्रदीप गोलकनाथ, ऐसे कोई होगा, हेनरी गोलकनाथ, ठीक है, बाहर रहते थे, एनआरआई थे पंजाब के, ठीक है, हेनरी गोलकनाथ। तो इनकी करोड़ों की संपत्ति थी। तो वो आपने जैसे अपन ने देखा था ना, जो चकबंदी और हदबंदी जो है ना, चकबंदी, चकबंदी और हदबंदी, हदबंदी, ये भूमि सुधार के तहत अपन ने पढ़ा है। हदबंदी का तो हदबंदी का तो मतलब होता है कि इस हद से ज्यादा भूमि आप नहीं रख सकते। जैसे मैं बोलता नहीं क्या यार, वीडियो रोज देखा करो, अपनी हदें पार मत करो, देखो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, है नहीं? तो हद का तो मतलब होता है सीमा से ज्यादा आप संपत्ति नहीं रख सकते, भूमि नहीं रख सकते। और चक का मतलब वो चक जो होते थे ना, चक चक मतलब छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को अपन चक बोलते थे, चक, समझ रहे हो? तो इन सबको छोटे छोटे को जोड़ के एक बड़ी भूमि का टुकड़ा बना लिया, वो थी चकबंदी। तो ये भूमि सुधार के तहत पढ़ते हैं अपन हदबंदी और चकबंदी। इनका विरोध किया था, हदबंदी और चकबंदी में भूमि सुधारों का विरोध किया था हेनरी गोलकनाथ ने। तो ऐसे फिर ये केस बना। तो गोरखनाथ बाद में बोला गया था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन की शक्ति है उसका प्रयोग करके मौलिक अधिकारों को
गला नहीं सकती, गोल से गैसे गोलकनाथ गैसे गला नहीं सकती, ठीक है ये। बाकी अपन थ्योरी में काफी डिटेल में देखा ही है। क्वेश्चन नंबर 2, मूल अधिकार अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है समानता का अधिकार, मतलब समानता का अधिकार 14 से 18 तक जाता है। इसमें अपन दे देते हैं अस्पृश्यता जो है कौन सा है, 17 नंबर का है, तो 17 में 7 बन रहा है ना, ये अस्पृश्यता को दूर करो, 2 गज 6 फीट की दूरी कोविड ऐसे बनेगी ये, समझ गए। समानता तो पहला मौलिक अधिकार है, उसके अंदर है ये LCOUH ऐसे पढ़ते हैं अपन, तो 14 15 16 17 18 LCOUH। इक्वलिटी बिफोर लॉ 14, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड सेक्स एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन 15, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 16, अनडिविजिबिलिटी 17, ऑनर टाइटल 18। तो यह है LCOUH 14 to 18 मौलिक अधिकार नंबर फर्स्ट, ऐसे माइक्रो के रूप में याद रखो। फिर आ जाओ भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य, ठीक है ना, किसके द्वारा जोड़े गए, ये 42वां संविधान संशोधन था अपना इंदिरा गांधी का, जो अपन देखते हैं 1976 में जैसे हुआ 1976 में, ठीक है। ये स्वर्ण सिंह आयोग आएगा, स्वर्ण 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 सिंह आयोग, स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह थे, उनकी सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, आएगा जब अपन पढ़ेंगे, देखो चार पे। ओके, अनुच्छेद 19 क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, कब। 19 में कितने हैं, पहले तो 6 हैं, कहां से लेकर 19(1) कैसे 19(1) कैसे लेकर 19(1) 6 जी छाछ तक, ठीक है ना, कब किए जा सकते हैं, 352 के तहत, ठीक है ना, 352 के तहत राष्ट्रपति। लेकिन इसमें क्या है, ये 3 कारणों पे लगती है 352, एक तो क्या है युद्ध पे, एक होता है बाह्य आक्रमण, युद्ध नहीं हुआ लेकिन बाह्य आक्रमण हो गया, और तीसरा मतलब आंतरिक सशस्त्र सशस्त्र मतलब आर्म्ड रिबेलियन, जैसे नक्सलवादी कोई विद्रोह करते हैं आगे, तो 3 कारणों पे लगती है, 1 2 3। तो पहले 2 में तो ये ऑटोमेटिक हो जाती है सस्पेंड, ये छहों अपने मौलिक अधिकार स्वतंत्रताएं है, 6 स्वतंत्रताएं हैं ये अपने छहों ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगी जब पहले दूसरे के ऊपर इमरजेंसी लगती है, तो पहले दूसरे कारण पे, और तीसरे कारण पे जब इमरजेंसी लगती है तो ये ऑटोमेटिक लैप्स नहीं होते, राष्ट्रपति को अधिसूचना निकालनी पड़ती है इन स्वतंत्रताओं को लैप्स करने के लिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है ना, निलंबन की बात है, निलंबित कौन कर सकता है ये बताओ, तो कौन कर सकता है निलंबित, राष्ट्रपति, और संशोधित कौन करेगा, संसद, ऐसे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्र है किसके संरक्षण के किसके संरक्षण करने के आधार पर निर्बंधन के अधीन होता है ना, मतलब कहने का मतलब युक्तियुक्त निर्बंधन जो है ना 19(2) के तहत अपन किस आधार पर लगा सकते हैं, देश की प्रभुता व अखंडता के आधार पर, ऐसे है ये, है ना, देश की प्रभुता व अखंडता के आधार पर इसमें अपन 19(2) के तहत 19(1) की 6 स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। आ जाओ कहां तक आ गए, ये फिर 6 देखते हैं, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु रिट जारी कर सकते हैं कौन, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। फिर दोनों का डिफरेंस अपन ने देखा है प्यारे, क्या कि जो जुडिशियल राइट्स जैसे जो होते हैं ना, ये हाई कोर्ट के ज्यादा हैं अनुच्छेद 226 के तहत, और जुडिशियल जो टेरिटरी है वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है। क्या सर ऐसे क्या कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तो दोनों में ज्यादा होना चाहिए ना, नहीं प्यारे, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो नंबर 3 या 4, इसमें लिखा हो ना रिट, वीडियो नंबर 4 है वो देखो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संपत्ति का अधिकार किस वर्ग में आता है, विधिक अधिकार, लीगल राइट है, ठीक है ना, लीगल राइट है, चैप्टर मतलब भाग 12 के अंदर 300 क में, है ना, विधिक अधिकार है। तो अब विधिक अधिकार है तो इसके लिए क्या रिट जारी हो सकती है क्या सर, है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तो रिट जारी नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट जरूर रिट जारी कर सकता है विधिक अधिकार के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट का मैंने बताया ना जुडिशियल राइट्स जो है ना, न्यायिक अधिकार जो है वो ज्यादा है, क्योंकि 226 में एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, किसी अन्य प्रयोजन के लिए हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को अलावा भी जो कोई अधिकार हैं
संविधान में वर्णित है या बाहर और किसी कानून से मिले हुए हैं, उनको भी एनफोर्स कराने के लिए हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। बहुत डिटेल में बताया हुआ है वीडियो के अंदर, थ्योरी वीडियो में। ये तो सार्थक फैक्ट्स का वीडियो है ना, ध्यान रखो क्या देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संविधान में उल्लेखित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित सम्मिलित है क्या? आत्मा की स्वतंत्रता, मतलब आत्मा की स्वतंत्रता से मतलब फ्रीडम ऑफ कॉन्साइस, अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म के अनुसरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। धार्मिक एवं खैराती संस्थाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण। देखो खैराती का मतलब क्या होता है, जैसे धर्म विशेष को जैसे जो भी कोई अनुदान दिया उससे जो चल रही है उसको अपन बोलते हैं खैराती। खैरात, खैरात का मतलब होता है दान में मिलना। ठीक है, ऐसे। क्वेश्चन नंबर, फिर ये सी और आ रहा है इसी के अंदर एक, कि सरकार द्वारा पोषित किस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना, है ना, ये यूं है एक, है ना, कि धर्म की स्वतंत्रता के अधीन निम्न निम्न शामिल है। ठीक है, तो जैसे मैंने यूं बताया था कि अपना ये अनुच्छेद 25 के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो आर्टिकल 25 में अपने डिस्कस किया हुआ है। ये देखो मैं आपको बताऊं, अंतःकरण है ना, इसमें अपने स्टूडेंट ने पूछा भी था। देखो ये है 25(1), 25(1), 25(1), 25(1) स्पष्टीकरण में धार्मिक आरोग्य प्रबंधन की सुविधा 26 बिल्कुल सही है। और 28 के अंदर ये कुछ शिक्षा संस्थाओं के धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वही मैं बता रहा था, जैसे ये इसमें तीसरा बिंदु लिखा हुआ ना, ये धार्मिक शिक्षा न देना, ये इसमें मिसप्रिंट था। ये मैं इसको आपको बताना चाह रहा था, ये अनुच्छेद 28 की बात है ये। तो सरकार द्वारा जब किसी शिक्षण संस्था को एड मिल रही है तो उसमें किसी धर्म विशेष से उसको धर्म विशेष की शिक्षा उस शिक्षण संस्था में नहीं दी जा सकती। सरकार द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा न देना, तो न वर्ड मिसिंग था, यह अनुच्छेद 28 है। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ओके, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन, क्या है, क्या है, सुमेलित है ये। नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को सुनिश्चित है, क्या है, मतलब नागरिक और विधि, गैर नागरिक तो विदेशी, दोनों को क्या मिला हुआ, विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। किसी नए राज्य का नाम बदलना संसद की शक्तियां हैं, भाग 1 में अपन ने देखा है। किसी नए राज्य की स्थापना, ये भी संसद की शक्ति होती है, भाग 1 में। लोक नियोजन, अवसर की समानता, इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, केवल भारतीय नागरिकों को मिला हुआ है ये। ठीक है ना, लोक नियोजन में अवसर, तो ये 19(1) के तहत है ये, ऐसा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। हम्म, हम्म। देखो ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आगे, उसमें मैंने सारे ईयर लिखे हैं, मैं आपको बताता हूँ। है क्वेश्चन, ये रहा। हाँ वो क्वेश्चन भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ जैसे SC ST का आ रहा है तो ये 1978, मतलब यहाँ डेट से याद करो, मैंने लिखी हुई है। केलकर आयोग 1953, ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी बोलते हैं केलकर आयोग को। मंडल आयोग 79 का है। SC ST आयोग 78 का है। और अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग, ये आई थिंक 2005 की बात है शायद, अभी मैंने देखा था इसको, नेशनल कमीशन वो 92, सॉरी 92 की बात है, 1992, ये 1992 की बात है, ऐसे, यहाँ। ठीक है ना, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। तो ये इस क्वेश्चन में यहाँ एक जगह लिखी हुई है, तो अपन को मदद ये करेगा। 36, तो अपन थे यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग,
है ना। जाति और जनजाति जैसे जो है ये 78 के अंदर गठित है, और सिर्फ अपन जाति आयोग बोले तो ये 2003 के अंदर इनको अलग अलग कर दिया गया था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जिसमें अस्पृश्यता को बैन किया गया, ये 1955 है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, मद्रास सरकार का संप्रदाय अध्यादेश। ठीक, तो इनका एक अपने चैप्टर और आएगा अभी, मतलब जिसमें अपन विशेषताएं देखेंगे, उसके अंदर इन दोनों का वर्णन है। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11, मूल कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित कथन सही है। डार्कनेस नहीं आई इनके अंदर, आगे क्या, डार्कनेस कुछ गड़बड़ हो गई। एक मिनट, ब्लू, ये सब्जेक्ट में, चलो, है ना, ये होगा मूल कर्तव्य के विषय में निम्न कथन सही है। 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये वैसे मूल कर्तव्य अभी अपन आगे देखेंगे, लेकिन याद है स्वर्ण सिंह आयोग की समिति के संस्थाओं के अनुरूप इसको बनाया गया था। मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ठीक है, और ये अपन कहाँ पढ़ेंगे, ये आगे आएगा भाग 4 के अंदर। और ये जोड़े गए थे कब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आगे आएगा ये क्वेश्चन, ये आ गया, उससे कोई मतलब नहीं, आगे देखेंगे मूल कर्तव्य। स्वतंत्रता के अधिकार, है ना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी दी गई है पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने की। तो ये क्या है, ये 19(1) की बात है, ये सारा जो मिली हुई है। शांतिपूर्ण, देखो, इच्छा अनुसार घूमने की, तो ये तो कौन सी है, घ, 19(1) घ। शांतिपूर्ण बिना शस्त्र, ये ख है। व्यापार करने की, व्यापार छाछ का, छह छाछ, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 13, कोई भी संवैधानिक संशोधन कानून नहीं माना जाएगा यदि वह मौलिक अधिकारों को घटाता है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 13 में। और कौन सा सिद्धांत, कौन सा है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, ठीक है, पृथकीयकरण का सिद्धांत बताया था थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 14, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्न आते हैं, मानव देह व्यापार, बलात्श्रम, ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर, अनुच्छेद 23। कारखानों और खदानों में मजदूरी में बाल मजदूरी, है ना, बाल मजदूरी है, बाल मजदूरी निषेध, अनुच्छेद 24। मजदूरी नहीं, मजदूरी निषेध कर देंगे तो फिर खान कहाँ से चलेगी। बाल मजदूरी, ये बाल में शब्द जोड़ देगा ना, बाल मजदूरी, बाल। और बाल की डेफिनेशन क्या है, 14 साल से कम का बच्चा बाल मजदूरी के अंदर आता है। ठीक है, ये है। और ये कौन सा मौलिक अधिकार है बताओ, तीसरा, है ना, थर्ड मौलिक अधिकार है ये। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, और तीसरा ये 23-24। चौथा कौन सा आ जाएगा, धर्म। पांचवा कला संस्कृति, छठा संवैधानिक उपचार। ओके, फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कहां तक आ गए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, अवैध रूप से बंदी बनाए गए, अवैध रूप से बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति, अवैध रूप से बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए उपयुक्त न्यायिक निकाय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करना है, अनुच्छेद 32 के तहत 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 22 का, कोई व्यक्ति जिसको बंदी बना ले गया उसके अधिकार। मूलाधिकार व्यक्तियों को बंदी बनाए जाने और विभिन्न मामलों में नजरबंद किए जाने से रक्षा करता है। ठीक है ना, बंदी और नजरबंद, यह मूलाधिकार, यह, इसमें भी ये वर्ड वैसे ये मिस होना है, ये वर्ड होगा मिस, यह वर्ड है ना, यह मूला, थोड़ा छोटा कर दें, ओके। यह मूलाधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है, 19(1) के अलावा, है ना, ऐसे नागरिकों और गैर नागरिकों विदेशियों के लिए।
इसके प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार विदेशी शत्रु हेतु नहीं है ना, विदेशी शत्रु कोई है तो ये प्रोविजन लागू नहीं होते, या डिटेंशन के तहत अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध के तहत है तो भी इसके प्रोविजन लागू नहीं होते हैं अनुच्छेद 22 के। क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई या दंड का भागी मुजरिम नहीं होगा। काफी बार देखी तो क्या तो रिपीटेशन हो रहा है, मजे लो, अब तो मक्खन की तरह चलेगी गाड़ी, एक ही बार आएगा जो, ये ब्यूटी है बस पढ़ाई है। ठीक है, फिर देखते हैं, ये 17 तक हो गया ना अपन, फिर देखते हैं 18, 19, 20। 18 क्या कहता है देखो, किन आधारों पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु भेदभाव वर्जित है। मतलब किन आधारों पर शिक्षण संस्थाओं में अपन भेदभाव नहीं कर सकते, क्या है, प्रजाति, प्रजाति का मतलब है वंश, धर्म, लिंग, धर्मपद कोमा है ना, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, कोमा, राष्ट्रीयता व वर्ण के आधार पर नहीं, वर्ण शब्द नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद पढ़ा मैंने, इक्वलिटी ऑफ 16 नंबर, अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता है ना, 15 और 16 दोनों में अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक समादेश जारी करके घोषणा करता है कि प्रतिवादी जिस पद पर वह उसका अधिकारी नहीं है जिसका प्रयोग वह मतलब वह जिस पद पर है वह उसका अधिकारी नहीं है जिसका प्रयोग वह कर रहा है। देखो तो पद की बात आ गई ना, ये सारी रिट्स जो है ना प्यारे, सारी रिट्स जो है ना ये एक पर्टिकुलर वर्ड के आगे पीछे घूमती हैं, बस उस वर्ड को पकड़ लो आप, उस वर्ड को पकड़ लो आप, उस वर्ड को पकड़ लिया और वो दिख गया ना आपको तो आप सीधा से इसको सॉल्व कर दोगे। तो जैसे ही पद आ गया तो क्या आ गया, अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा बोले तो क्यू वारंटो, बुझा ना, किस अधिकार से बैठे हो भैया, आया था क्यू वारंटो, HMPCQ। क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकार जो नागरिकों को दिया गया है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दिया गया, तो सर क्या कर रहे हो बच्चों की तरह यार, बच्चों वाले क्वेश्चन मत पूछो सारा। तो भैया बच्चे कब देखते देखते बड़ा हो जाता पता ही नहीं, आप भी वैसे बड़े हो गए। तो आ गया अनुच्छेद 19। ओके, हम तो लगेंगे, देखो बादाम खाने के बाद मूंगफली कहाँ अच्छी लगती है, वही बात है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कब, ये मन नहीं है, ये मूल है, एक मिनट, मूल है ना, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपदा घोषणा के दौरान किस अनुच्छेद के तहत लगती है, 352 के तहत। और निलंबन कौन करता है, निलंबन ओनली राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, PR। क्वेश्चन नंबर 22, मूल अधिकार में नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य संबंधों की वर्तमान स्थिति में एक विषय में सही है, कुछ मामलों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्रधानता की गई है, अपेक्षा प्राथमिकता प्रदान की गई है। ये देखेंगे आएंगे कि दोनों में सुपीरियर कौन है, भाग 4 पढ़ने तो फिर बताऊंगा, सब आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तिगत रूप में प्रयुक्त किए जाने, व्यक्तित्व रूप में प्रस्तुत, व्यक्तित्व है ना, इसको व्यक्ति करता हूं तो व्यक्ति रूप, ये है व्यक्ति रूप है ना, व्यक्ति रूप मतलब शरीर लेके आना, तो बंदी प्रत्यक्षण हो गया, यहाँ लेके आओ बॉडी को 24 घंटे के अंदर जिसको अरेस्ट किया। सार्वजनिक पद पे बैठ गया तो परमादेश हो गया। किसी व्यक्ति के दावों की वैधता जांचने के लिए कार्रवाई, तो ये देखने के लिए कि भाई ये अपने हक में तो मतलब अपने हद में तो काम कर रही है, तो अधिकार प्रच्छा, प्रोविशन। ठीक है, किसी न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपने अधिकार सीमा न लांघने का अधिकार, क्या है ना, उत्प्रेषण, ये है ना, तो मुझे लगता है कि गड़बड़ हो गया। देखो, निम्न न्यायालय को अपनी अधिकार सीमा न लांघने का अधिकार, कि लांघो मत, तो देखो ये होना चाहिए अधिकार प्रच्छा की सीमा मत लागो, और वैधता जांचने की कार्रवाई, फैसला दे दिया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लो, यहाँ मैं कर देता हूं, ये यूं है, ये ऐसे है ना, मतलब क्या है देखो समझो, किसी व्यक्ति के दावों की वैधता जांच रहे हैं अपन, है ना, वैधता जांचने का मतलब क्या है, उससे ये अपन ये जांचेंगे कि ये जो फैसला दिया गया है ना ये सही है कि नहीं है ना, तो अपने पास लेके आएंगे तो वैधता जांचेंगे। और ये तो हो गया सर्टियरी, तीसरे नंबर वाली HMPCQ, ये सर्टियरी है, वैधता जांचना। और
वैधता तभी जाती है जब आपने फैसला दे दिया है। तो सर्टिट्यूटरी में फैसला देने के बाद कार्रवाई करता है उच्च कोर्ट। और अधिकार परीक्षा में क्या है, प्रोविजन के अंदर, प्रोविजन के अंदर क्या होता है अधिकार परीक्षा में कि फैसला नहीं दिया होता अधीनस्थ कोर्ट ने, उस दौरान ही उसको बोल दिया जाता है कि आप सीमा मत लांघो, रुक जाओ यहाँ, ठीक है, ये समझ दे दो। तो ये हो जाता है प्रोविजन के अंदर अधिकार परीक्षा में, ठीक है। तो प्रोविजन और सर्टिट्यूटरी दोनों उच्च कोर्ट से निम्न कोर्ट को ये जारी की जाती है। प्रोविजन के अंदर सीमा न लांघने की बात होती है और डिसीजन देने से पहले ही ये केस मंगवा लिया जाता है अपने पास। निम्न कोर्ट डिसीजन देता है ना, उससे पहले उच्च कोर्ट मंगा लेता है उसमें अपने पास। और सर्टिट्यूटरी के अंदर क्या होता है कि निम्न कोर्ट फैसला दे चुका होता है, उस फैसले की पुनः जांच करने के लिए या उसको वापस अपने पुनः जांच करने के लिए या उसकी वैधता जांच करने के लिए उच्च कोर्ट उसको अपने पास बुलाता है, कोर्ट को केस को लेता है मतलब, तो वो सर्टिट्यूटरी है ऐसे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, न्यायालय द्वारा किसी निम्न अधिकारी को रिट जारी कर संबंधित मुकदमा अपने पास मंगाने अथवा किसी अन्य उच्च अधिकारी के पास विचार भेजने के आदेश है। देखो अब अपने पास मंगवा रहा है, ठीक है, उसकी वैधता जांचेगा, तो अपने पास तभी मंगवाएगा जब वो फैसला दे चुका निम्न कोर्ट, तो ये उत्प्रेषण है, वही सर्टिट्यूटरी। ये वो जो ऊपर अपन ने पढ़ा था ना, वैधता जांचना, ये वैधता जांचना और अपने पास मंगवाना, ये दोनों सेम चीज है। तो अपने पास तो तभी मंगवाएगा ना जब कोई फैसला दे चुका है वो, ऐसे। और प्रोविजन में क्या होता है कि प्रोविजन में क्या होता है, फैसला नहीं दिया होता है, उस दौरान ही वो उसको रोकने के लिए कह देता है निम्न कोर्ट को, उच्च कोर्ट। काफी क्लोज डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, परमादेश इसमें प्रोविजन और सर्टिट्यूटरी में, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण के अंदर। तो टेबल बनी हुई है नोट्स के अंदर, उसको देखो तभी तो दूर होएगा कंफ्यूजन, तभी हो रहा है होएगा जब आपने उसको स्किप किया है, वीडियो को देखा नहीं है। तो मैं क्या करूँ उसमें बताओ, पढ़ना पड़ेगा ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान अनुसार कौन सा अधिकार आपातकाल, ये अधिकार ज्यादातर जगह गलती लिखा गया है यार, ये गड़बड़ हुई हुई, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। तो कौन, क्या क्वेश्चन है, कौन संविधान अनुसार कौन सा अधिकार कार आपातकाल द्वारा नहीं छीना जा सकता, तो जीव नहीं है, जीवन का अधिकार है ये, ऐसे। तो आपातकाल के दौरान भी ये नहीं छीन सकते हैं अपन। अनुच्छेद, जीवन का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में आता है, अपने अनुच्छेद 21 के अंदर ये आता है, ठीक है ना। आपातकाल 352 के तहत भी ये नहीं छीना जा सकता, ठीक है। तो ये ऐसा प्रोविजन हमेशा नहीं था, अपन ने देखा कि ये प्रोविजन जैसे कब जुड़ा, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया, ओके। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26, संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया अनुच्छेद 17 द्वारा, इसको लागू करने के लिए 55 में अधिनियम भी बना। फिर देखते हैं, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग SC ST हेतु विशेष प्रावधान जिस शिक्षण संस्थाओं में है ना, 15(4) में। निवारक निरोध 22(4) में। दोहरे दंड से मुक्ति 20(2) है ये, दोहरा दंड 22(2) नहीं, दोहरा दंड 20(2) में। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मतलब नो डबल जियो न, नो डबल जियो फॉर डी, ये देखो मैं आपको बताऊं 20(2), किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, समझ गए ऐसे, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्न कथन सही है। राज्य धार्मिक वृत्तियों से जुड़े हुए आर्थिक, विधिक, राजनीतिक तथा अन्य धर्म निरपेक्ष क्रियाकलाप विनियम करता रहेगा, है ना। धर्म निरपेक्ष, किसी से पर्टिकुलर से लगाव नहीं, सबको एक नजर से देख रहा है सरकार, है ना। हज की व्यवस्था भी कर रहा है, तो जैसे उन्होंने देखा कि अमरनाथ यात्रा, उसकी व्यवस्था सरकार करती है, तो सभी को एक नजर से सरकार देखती है। धर्म स्वतंत्रता अधिकार की सार्वजनिक व्यवस्था, है ना, मतलब ये क्या है कि कैसे इस पर युक्त निर्बंधन लगेगा हुआ है। अधिकार की सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य, है ना, सार्वजनिक व्यवस्था ये सदाचार है, नैतिक तथा स्वास्थ्य के अनुरक्षण के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। तो मैंने सारा इसके उदाहरण दिए थे आपको, निर्जली एकादशी, डिग्गी कल्याण यात्रा, है ना, ऐसे। माइक नहीं बजाना, अजान नहीं करना सुबह सुबह, है ना,
4 बजे ही आप नहीं घूम सकते, सारे तेज आवाज में चलाने लग जाओगे लाउड स्पीकर पे। कोविड के दौरान जैसे अपन ने धार्मिक स्थल बंद किए, ये सारे एग्जाम्पल मैंने वीडियो में दिए, देखो। फिर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक एवं पूर्व प्रयोजन हेतु संस्थाओं की स्थापना के लिए पोषण का अधिकार स्थापित कर सकते हो, ऐसी संस्थाओं को, और उनका पोषण आप कर सकते, संस्थाओं और उनका पोषण आप कर सकते, ये है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के तहत है, बताओ। मतलब 1 से 5, 5 तक जैसे कौन सा मौलिक अधिकार, 1 से 6 तक कौन से मौलिक अधिकार में जैसे आएगा ये धर्म की स्वतंत्रता, 25 से, है ना। तो चौथा मौलिक अधिकार ये हो जाएगा, पांचवा अपने संस्कृति, छठा अपने उपचार, संवैधानिक उपचार। ओके, तो ये हो गया धर्म की स्वतंत्रता। लिखते जाया करो 25 से 28 ऐसे, है ना, 25 से 28। और ये फोर्थ FR फंडामेंटल राइट, पांचवा अपना 29-30 हो जाएगा कला संस्कृति, और छठा अनुच्छेद 32 हो जाएगा संवैधानिक उपचार। लो आ ही गया संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण 29 व 30, कॉमा है ना, 29-30, 29 व 29 ऐसा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, अब तो याद ही हो गया होगा 17, तो यार क्या करते हो ऐसे, है कि नहीं। लोक नियोजन में समानता 16, इजी है। क्वेश्चन 30, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रबंधन का अधिकार दिया हुआ। 29 में डेफिनेशन है, मतलब किस आधार पर है, तो भाषा, लिपि व संस्कृति के आधार पर अपन ने बनाया है, अल्पसंख्यक बनाए हैं अपन ने, BJP MSC। और इसमें जो जैन है ना, BJJ, ये सबसे लेटेस्ट है जो बने, अपने माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया 2013 के अंदर दिया गया था इनको माइनॉरिटी का स्टेटस, जैन को। 5 पहले से ही है। जैन जो है ना, ये जैन 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 ये जैन, ये सबसे लेटेस्ट जुड़ा है, सबसे बाद में 2013 में इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया जैनियों को। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31, बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, देखा ये अपन ने 32 के तहत उच्चतम और उच्च अनुच्छेद 226 के तहत। गोलकनाथ वाद 1967, हेनरी गोलकनाथ। भारतीय संसद को 24वें संविधान संशोधन को अधिनियमित करने हेतु किया गया, है ना। ये 24वां संविधान संशोधन जैसे जो है ना, तो उसमें भी जैसे ये मौलिक अधिकार बनाम वही चर्चा है पूरी। जैसे आप जैसे देखोगे ना, मैंने जो ग्रुप में डाला था, मैं आपको बताऊं, देखो वो स्क्रीनशॉट आपको बताऊं, मैंने ग्रुप में फोटो डाली थी अभी एक, तो उसमें था कि सज्जन सिंह वाद के अंदर अपन जैसे देखते हैं कि ये देखो, ये थी सज्जन सिंह वाद, शंकरी प्रसाद, सॉरी शंकरी प्रसाद है, सज्जन सिंह नहीं है। शंकरी प्रसाद में यस कर सकते हैं, गोलकनाथ में क्रॉस नहीं कर सकते। 71 के अंदर 24वां संविधान संशोधन, उसमें यस कर सकते हैं, ठीक है। और 73 के अंदर केशवानंद भारती में यस नो दोनों, उससे संबंधित है, वीडियो में बताया था। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरला 1973 में दिए गए संसद द्वारा संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। आज ये है कि स्थिति क्या है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, मतलब वो नहीं कर सकती जिससे मूल ढांचे की भावना में कमी होती हो, मूल ढांचे का जो एक सारांश है उसमें कमी आती है, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 34, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का अंत अनुच्छेद 15, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत अनुच्छेद 24, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, है ना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 22 आ जाता है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 अपन जानते ही हैं। 33, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19, है ना, ये अपन जैसे देख लेंगे 19 से 22 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संवैधानिक उपचार 32 है, छठा मौलिक अधिकार। ऐसे इजी हो गए अब तो आपके लिए, मेहनत करने के बाद इजी हो जाती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या है। भारतीय समाज कमजोर वर्गों से संबंधित दिए गए आयोग है ना,
के आयोग, सॉरी, दिए गए आयोग, दिए गए आयोगों, आयोग के गठन का सही क्रम, है ना। सही क्रम क्या क्या है? काका संहिता जस्ट 51 की बात हो, 1951 की, काका केलकर, है ना। केलकर को काका केलकर बोलते हैं। केलकर संहिता ये 1951 में बनी थी। केलकर आयोग प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी इसको बोलते हैं, 53। मंडल आयोग 1979, ये बीपी मंडल, ऐसे ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला वो। SC ST आयोग 1978 में था, और 89वां संविधान संशोधन 2003 में इसको विभाजित कर दिया। मतलब SC और ST के लिए आज अलग अलग है ये, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया, ये SC है ना, SC ST कमीशन। पहले एक ही हुआ करता था ये, मतलब SC ST आयोग एक ही बात था, लेकिन 2003 के अंदर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इन दोनों आयोग को अलग अलग कर दिया गया। आज अलग है, SC आयोग अलग है, ST आयोग अलग है, और ये दोनों एक ही थे कब तक? 2003 तक। कब से? 1978 से। ठीक है था ना, तो 78 से 3 तक एक ही थे, और 3 में अलग अलग हो गए, TTMM, तू तेरे मैं मेरे। अल्पसंख्यक हुए तो राष्ट्रीय आयोग 1992 में, अल्पसंख्यक है ना, सच्चर आयोग। सच्चर आयोग जो था वो 2015 में बना है, सच्चर आयोग। सच्चर, खच्चर नहीं है, सच्चर है, सच्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 सूत्रीय कार्यक्रम आया था क्वेश्चन ऊपर। ओके, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति मतलब जो मैटरनिटी में अपन देखते हैं, उपलब्ध कराना, ये नीति निर्देश तत्व है सारे के सारे, लेकिन कोई बात नहीं, जान लो, अनुच्छेद 42 में है ये। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन है, पंचायती नहीं होता, पंचायती तो कोई शब्द ही नहीं है, पंचायती राज में बोलते हैं इसको। ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40। लोक स्वास्थ्य सुधार में मादक पेयों तथा स्वास्थ्य हेतु हानिकारकों का, इन सबको रोकना, ये 47 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, अनुच्छेद 49 में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भाषा बिल्कुल अलग है, करेगा, औरों में राज्य करेगा करे, ये इसको मतलब करनी पड़ेगी संरक्षण, ऐसे है, बाध्यकारी है ये, पढ़ेंगे दिखाएगा। फिर आते हैं अपन 38 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आत्महत्या के अधिकार के संबंध में सुस्पष्ट किया कि यह विधि के अधीन दंडनीय अपराध है ना। लेकिन जब मैंने आपको लेटेस्ट वीडियो में बताया था कि ये 2009-10 के अंदर इसको अब दंडनीय अपराध की श्रेणी से, आईपीसी से, ये सेक्शन 309 है आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, अब उसमें दंडनीय अपराध इसको नहीं माना। पहले क्या था, कोई व्यक्ति सुसाइड करता था तो उसके अगेंस्ट में FIR दर्ज होती थी, चाहे वो मर भी गया हो या बच भी गया हो, मर गया तो भी FIR दर्ज होती थी इसके अगेंस्ट में। अब इसको दंडनीय अपराध नहीं माना गया है, अब FIR दर्ज नहीं होती, क्योंकि NGOs का ये कहना था कि कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो बहुत ही डिप्रेशन वाली स्थिति में आगे करता है, तो बेचारा मर गया, उसके बाद भी आप उसके अगेंस्ट में FIR करा रहे हो तो गलत है ना। FIR या दंडनीय अपराध पहले इसलिए बना रखा था क्योंकि किसी व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति अपना जीवन खुद प्राप्त नहीं कर सकता तो उसको अपना जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है, इसलिए पहले ये पनिशेबल ऑफेंस था। क्वेश्चन नंबर 39, निःशुल्क सहायता, ये नीति निर्देश तत्व उसमें शामिल हो गए, कोई बात नहीं। निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य नीति निर्देश तत्वों के बाद में जोड़ा गया, ये देखेंगे आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मिनर्वा मिल केस 1980 में बाद में मूल अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देश तत्वों को प्रमुखता देने का प्रयास में चुनाव में बहुमत विफल कर दिया गया, ये देखेंगे, ये आएगा, ये क्वेश्चन है कि कौन ऊपर है, मूल अधिकार है या DPSP ऊपर है, ये आएगा आगे देखेंगे। अनुच्छेद 41, क्वेश्चन नंबर 41, अनुच्छेद 31B, ये भी नीति निर्देश तत्व को प्रभावित करने के लिए विधियों का उल्लेख है, 31B में आएगा, इसको वरीयता दी हुई है भी मौलिक अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 42, प्रेस की स्वतंत्रता, ये पढ़ा आपने, ये देखो 19(1) का है ना, प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) क्या में है, जानते ही हो। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लिखा हुआ नहीं है प्रेस वर्ड कहीं, लेकिन उच्चतम न्यायालय में द्वारा सुनाए गए फैसले में उसी रूप से मान्य ठहराया गया कि ये इसमें गर्भित है, 19(1) क्या में। सब आर्टिकल में ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, मेन आर्टिकल होता है ना उसमें ब्रैकेट नहीं लगता, जैसे 21 क्या में ब्रैकेट नहीं लगाते हैं अपन, जबकि 19(1) क्या में ब्रैकेट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की संसद की शक्ति, तो ये शंकरी प्रसाद केस में, ये मैंने आपको जो माइक्रो लगा था उसमें, शंकरी प्रसाद वाद 1951 में है, इसमें एक आ गया था, ये सबसे पहला वाद था संशोधन को लेकर मौलिक अधिकारों में, इसमें बोला कि कर सकती है,
फिर इसके बाद आया अपना केशव, सबसे पहले शंकरी प्रसाद कर सकती, फिर गोलकनाथ 67 नहीं कर सकती। 24वां संविधान संशोधन 1971, सॉरी 24वां संविधान संशोधन अपने इंदिरा गांधी के समय हुआ, देखो 1971, उसमें बोला कर सकती है, ठीक है। और फिर 1973 केशवानंद भारती केस के अंदर बोला नहीं कर सकती। जैसे मैं आपको बताऊं, ये अगर अभी वो खुला हुआ होगा व्हाट्सएप तो देखते हैं, वो व्हाट्सएप बंद हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार देखता हूँ वेब व्हाट्सएप। ये नहीं है, देखो इसको लॉग आउट करना पड़ेगा एक बार मेरे को। एक बार आपको दिखा देता हूँ ना, जैसे कि वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अपना वेब। ये देखो इसमें है ना, ये मैंने डाला था, ये इस फोटो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास जो उसके संबंध में, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या चीज है कि सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद केस में यस लगा हुआ ना, एक टिक लगा हुआ, इसका मतलब हाँ संसद संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों को। फिर 67 में गोलकनाथ वाद आया, उसमें बोला संसद नहीं कर सकती संशोधन। फिर 71 में 24वां संविधान संशोधन, इसमें बोला गया कि नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, मतलब संसद, गवर्नमेंट नहीं वर्ड, सॉरी संसद वर्ड बोलना अपने को, पार्लियामेंट कर सकती है मौलिक अधिकारों में संशोधन। फिर फाइनली 1973 में केशवानंद भारती वाद आया, इसमें बोला कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, मतलब इस सीमा तक कर सकती है जब तक जहां तक कि मौलिक अधिकार विलोपित नहीं हो, ठीक है ना। ये चीज है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया शंकरी प्रसाद वाद, तो पूछा नहीं आया ये शंकरी प्रसाद वाद ये आया ना, अब समझ गए 1951। तो कई बार जैसे बताना जरूरी हो जाता है चीज को डिटेल में देखने के लिए, तभी समझ में आता है, ठीक है। फिर देखते हैं समता का अधिकार की गतिशील दायरा, ठीक है। ये रूपावाद समता का अधिकार जैसे अपन जैसे देखते हैं 1914 के तहत हुआ है। पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण इंदिरा साहनी वाद बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बनाम यूपी सरकार था ये। न्यायिक पुनर्लोकन का पुनर्वर्तन, ये मिनर्वा मिल केस है 1980 का, ठीक है ना। इंदिरा साहनी वाद शायद आई थिंक 95 या 99 का है, लेकिन पता था आपको, देखो इंदिरा साहनी वाद, इंदिरा, एक सेकंड, इंदिरा साहनी 95 का 99 का होना चाहिए मेरे हिसाब से, 92 का, सॉरी 1992, ठीक है। 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रमोशन के हिसाब से, इंदिरा साहनी वाद 1992। ओके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। 44वां संविधान, 44वां क्वेश्चन संविधान संशोधन का, गैर कानूनी रूप से निरुद्ध व्यक्ति के मोचन हेतु न्यायालय बंदी प्रतीक्षण रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। 45 उच्चतम न्यायालय, क्वेश्चन नंबर 45, अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित को शामिल करने के लिए जीवन का अधिकार की परिधि बढ़ा दी है। तो अपन ने देखा था कि जीवन का अधिकार तो वो अधिकार है जिसकी सबसे एक खुली व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करी है। जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है ना, गरिमापूर्ण जीवन। जीवन के अधिकार में जीविका का अधिकार शामिल है, मुझे कमाने का मौका दिया जाना चाहिए। जीवन के अधिकार में न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है ना, वही कि न्यूनतम मजदूरी तो कम से कम मेरे को मिले ही। तो ये मिनिमम वेज एक्ट जो होता है ना, वो इसी के कारण है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 46, एस आर बोमई, बोम्बई नहीं है ये, बोमई है ये, बोम्बई नहीं है, एस आर बोमई बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, बोमई। एस आर बोमई केस केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, ये आएगा ये, जैसे अपन देखना है ना, देखते हैं कि जब राज्य सरकार का तख्ता पलट हो जाता है, जैसे महाराष्ट्र में भी अपने लेटेस्ट में देखा कि बहुमत नहीं है तो विधायकों की खरीद फरोख्त हो गई, फिर बहुमत सिद्ध करना है सदन के पटल पे, ये सारा एस आर बोमई विवाद है, ठीक है, आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47, प्राण व देह स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, देखा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पिछले वर्षों में विस्तार हुआ, निरंतर हुआ जा रहा है प्यारे, इसका तो विस्तार। इस संरक्षण के विषय में निम्न कथन सही है। अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, देखा था, कम से कम मैंने आपको 28 उदाहरण बताए थे इसके विस्तार के, थ्योरी नोट्स में देखो। बंधुआ मजदूर का मुक्ति के बाद पुनर्स्थापना का अधिकार, आपने मुक्त तो करा दिया, देखा था एक बार बच्चे चूड़ी बनाते थे आपने चौड़ा रास्ता में, तो उनको मुक्त तो करा दिया, फिर यूपी में जाके वो वापस चूड़ी बनाने लगे, तो भैया मुक्त तो करा दिया, उनके बेहतर जीवन की तो व्यवस्था करो,
मजबूरी है इसलिए वो चूड़ी बना रहा है, तो उस मजबूरी को तो खत्म करो। यूं ऐसे साधनों के माध्यम से आजीविका का अधिकार जो अवैध, अनैतिक और लोक नीति के विरुद्ध ना हो। मतलब ऐसे, मतलब मेरे को पैसे कमाने हैं, तो ये नहीं मैं ड्रग्स बेच के कमाने लग जाऊं, ये नहीं मैं कि मानव व्यापार चालू कर दूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि स्टेट ने कोई दवा बैन कर रखी मैं उसको बेचने लग जाऊं, ऐसा तो लोक नीति के विरुद्ध नहीं, ये चीज है ये, है ना। तो ये सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है ये वो है 19(2) के तहत युक्त निर्बंधन। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या है, संपत्ति के अधिकार, बहुत ईजी है। 44वें संविधान के तहत मूल अधिकारों से बाहर कर दिया, बहार है, ठीक है ना। ये 44 संविधान संशोधन हुआ 1978, मुरारजी देसाई सरकार ने, मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री, जनता पार्टी सरकार थी। और अब आज ये कहाँ है, ये भाग 12 के अंदर 300 के तहत ये क्या है, विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, स्टेटूटरी राइट है, सांविधिक अधिकार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार तो है ही है, क्योंकि संविधान में वर्णित है, भाग 12 भी तो संविधान में ही है। ऐसे यह विधिक अधिकार है, बताई दिया, इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 ए में है। ए 300 क बोल दो चाहे 300 ए बोल दो, एक ही बात है। क हिंदी में, देवनागरी में, ए लैटिन में, इंग्लिश में। ओके ओके, आ जाओ। अब जो क्वेश्चन आ गए ना, ये जो क्वेश्चन है ना आपने, ये अरिहंत के जीएस के राज्य व्यवस्था के, मतलब अरिहंत जीएस जो आपने आईएएस प्रीलिम्स में, मतलब अभी तक जैसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीलिम्स के अंदर, प्रीलिम्स में 2 पेपर पहले हुआ करते थे, जीके और ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल के क्वेश्चन देख लिए। जीके का पेपर आज भी होता है सीसेट के बाद भी। तो ये जीके में आए हुए राज्य व्यवस्था के मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन है। अभी अपने जो देखे ना वो अपने ऑप्शनल में आए हुए, बहुत गहरे हैं। ये क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं फटाक से, इजी है। पहला क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है ही। 16(2) में क्या है, वंश, धर्म, जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक नियुक्ति की बात होती है। और नियुक्ति गलत लिखा हुआ है ना, इसको सही कर लो आप, नियुक्ति न युग, ये ऐसे है, यू है, ठीक है ना, यू। और अनुच्छेद 15 में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की बात है। 29(2), अब जैसे जैसे अनुच्छेद 29 बोले ना तो दिमाग में खुल जाना चाहिए क्या, तो 29 में क्या है बताओ, अल्पसंख्यक, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश द्वारा के आधार पर शिक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब ये देखो 29(2) क्या है, 29(2) ये कहता है कि इनको मतलब अपनी, मतलब 29(2) में यूं है कि जो भी कोई धार्मिक ऐसा संस्था बनाया हुआ है, अगर वो सरकार से एड ले रहा है ना तो उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये 29(2) में मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो उस संदर्भ में इसको आप पढ़ो फिर ये समझ में आएगा। 301 के अंदर क्या है, शैक्षणिक संस्था स्थापित करना, ठीक है। फिर 31(1) में क्या है, ये संपत्ति का हो गया, कानून के प्राधिकार विश्वास संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, तो आज ही हट गया 31, आज ये 300 क में ऐसे। तो इसमें रिपीटेशन ही है क्वेश्चनों का, लेकिन एक बार देख लो कॉन्फिडेंस बनेगा क्या है उसमें। आ जाओ, तीसरा नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 के तहत अम्बेडकर ने क्या कहा, इसको संविधान की आत्मा बोला है, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों को मूल अधिकार, अनुच्छेद 32 ये 6ठा मौलिक अधिकार है ना। इसके तहत अपन देखते हैं HMPCQ। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, देखा ही अपने LCOUH, LCOUH, इसको यूं लिखा करो LCOUH ऊपर से नीचे, ठीक है ना। 14, 15, 16, 17 अनटचेबिलिटी, 18 ऑनर एंड टाइटल, ऐसे आ जाएगी फ्लुएंसी, पढ़ो बार बार। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देखा ही अपन ने, ठीक है। विधि का समान संरक्षण, कानून अंधा है, सबको एक नजर से देखता है। विधि का समान संरक्षण मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। इक्विटी, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो समान संरक्षण तो समान समानता तो सब समान है, सबके लिए एक कानून है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समान संरक्षण परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग व्यवहार कानून करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल पद पे है तो अलग व्यवहार है, SC/ST वर्ग से कोई है तो उसके साथ अलग व्यवहार है, ऐसे। अनुच्छेद 15, राज्य में किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार विभेद नहीं होगा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के दौरान। ये 16 में राज्य नियोजन में विभेद नहीं होगा इन्हीं आधार पे। 17 में अस्पष्टता आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम को, बालक को, है ना, जोखिमपूर्ण कारखानों के अंदर नियोजित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 300 संपत्ति का अधिकार देख लिया अपन ने, है ना। विधिक अधिकार है, 44 संशोधन 76 के द्वारा केंद्र में जनता दल की सरकार थी, प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, उनके द्वारा ये
मौलिक अधिकार से हटाया गया। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में क्या है, मानव, ये शोषण के विरुद्ध, पहले तो बताओ अधिकार कहाँ है, 23 और 24 के अंदर है। मानव देह व्यापार और बेगारी का अंत 23, कारखानों में बालकों का निषेध 24, ऐसे। फिर क्या है, एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये अपने सीसेट में आया, ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसका गठन 2010 में हुआ, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या बोलता है, जीवन जीने का अधिकार। तो जीवन तो जीना है, लेकिन गरिमापूर्ण जीवन जीना है, गरिमापूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन जीना है। सुबह घूमने जाता हूँ, अच्छी हवा ही नहीं है, प्रदूषण ही प्रदूषण, दिल्ली के अंदर जैसे है ना, गैस चैम्बर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था। तो गरिमापूर्ण जीवन जीना है, ये जरूरी है। तो इसके लिए फिर एनजीटी बना 2010 में, है ना, अनुच्छेद 21 के तहत। तो अनुच्छेद 21 वो है जिसकी सबसे वृहद व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने करी है। फिर क्या है, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, यूं है ये। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार, जैसे मैंने बताया ना कि मुझे जीना है तो स्वस्थ पर्यावरण तो मुझे मिले। तो जो दिवाली पे अपन ने देखा ना कि पटाखे, धुआं वाले पटाखे, शोर वाले पटाखे नहीं चलाना है, तो एनजीटी ने बैन किए थे उनको। तो एनजीटी को किसने प्रेरित किया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेरित किया, ऐसे। तो एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अनुच्छेद 21 के तहत मानव के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास। अनुच्छेद 21 के तहत मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनजीटी की ऐसे स्थापना हो जो कि पर्यावरण संरक्षण का काम करे। क्यों करे, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बहुत ही मौलिक आवश्यकता है उसके पूर्ण विकास के लिए। ओके, तो ऐसे इसको अपने को देखना है, ठीक है। तो ये अपने सार्थक फैक्ट्री फाइल इसके बाद खत्म होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों फाइलें देखना है बार बार। ये क्वेश्चन ही आपको अन्य स्टूडेंट से आगे करेंगे, समझ गए। थ्योरी चाहे मत पढ़ो चलेगा, क्वेश्चन लेकिन देखने हैं, लेकिन क्वेश्चनों में कॉन्फिडेंस से देखना, तो देखो थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे। तो थ्योरी और सार्थक फैक्ट दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है ना। बगैर, मतलब यूं मान लो कि बगैर सार्थक फैक्ट के थ्योरी जिंदा नहीं रह सकती, जैसे कि मनुष्य बिना परछाई के जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे है बात। ओके।